नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में बिजली और पानी के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी, झारखंड में आदिवासी कल्याण पर खुली हेमंत सोरेन सरकार की पोल, पश्चिम बंगाल में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन और साथ ही एमबीबी पोल में आदिवासियों के औषधीय ज्ञान पर होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में महिलाओं ने किया आंदोलन, 25 दिन से बिजली पानी के बिन जी रहे हैं। झारखंड में आदिवासी कल्याण के प्रस्ताव लटके, 12 लाख आदिवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। SC/ST के विकास पर खर्चे में कंजूसी, कर्नाटक में 3,546 करोड़ रुपए की बचत पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बीजेपी का धरना तो बस्तर में आदिवासी संगठनों ने बुलाया बंद। पश्चिम बंगाल में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन, कहा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में संथाली भाषा पर दिया जाए ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से। आज यानी गुरुवार को त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के एक गांव की महिलाओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया। अरालिया बाड़ी नाम के इस गांव की औरतों ने बख्शनगर विशालगढ़ रास्ते को रोक दिया। इस प्रदर्शन में महिलाएं पानी भरने के बर्तन लेकर सड़क पर उतर गईं और उन्होंने सड़क पर अपने बर्तन रखकर सड़क को रोक दिया। दरअसल इस गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि पिछले कम से कम 25 दिन से गांव में बिजली नहीं आ रही है। इसकी वजह से गांव में पानी का पंप काम नहीं कर रहा है। मजबूरी में लोगों को नदी नाले से पीने का पानी लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि औरतों का सारा समय पानी भरने में ही बीत रहा है। 25 दिन से गांव में ना बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आ रहा है, इसलिए हमें रास्ता रोकना पड़ा है। क्योंकि बिजली नहीं आ रही है तो शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है और ना ही पानी है। हम परेशान होकर रास्ते पर उतरे हैं। गांव की औरतों का सारा दिन पानी भरने में ही चला जाता है, इसलिए गांव के लोग रास्ता रोकने को मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बिजली नहीं आने की वजह से गांव के बाकी कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया है। इस वजह से गांव की महिलाओं को रास्ते पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुनने के लिए अंततः प्रशासन के कुछ अधिकारी पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हालांकि गांव के लोगों ने कहा है कि अगर प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वो रास्ता रोको जारी रखेंगे। कई सालों से गांव में एक छोटा सा पंप है। गांव के लोग उस पंप से ठीक से पानी नहीं ले पाते थे। जब हमने बीजेपी को वोट दिया था तो उम्मीद थी कि गांव के लोगों को पानी मिल जाएगा, लेकिन अब हालात ये हैं कि पिछले 25 दिन से गांव में पानी तो छोड़िए बिजली भी नहीं आई है। हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं क्योंकि हम नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। हमने अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता है। इसलिए अब हमें मजबूरन आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस गांव के लोगों के आक्रोश को समझेगा और जल्द ही गांव में पीने के पानी का इंतजाम होगा। और अब त्रिपुरा से चलते हैं झारखंड। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लगातार आदिवासी विकास का दावा करती रही है, लेकिन आदिवासी योजनाओं से जुड़े अहम प्रस्ताव राज्य सरकार ने अब तक केंद्र को नहीं भेजे हैं। आदिवासी कल्याण विभाग में 2025 करोड़ की योजनाओं के प्रस्ताव धूल फांक रहे हैं। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने मार्च 2022 में ही इन योजनाओं का प्रस्ताव कल्याण विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन प्रस्तावों को ना ही हेमंत सोरेन की कैबिनेट में लिया गया है और ना ही अनुपूरक बजट में और ना ही इसे केंद्र को भेजा गया। दरअसल केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने आदिवासियों के लिए 2 योजनाएं तैयार की थी। इसमें झारखंड में 1880 करोड़ की ट्राइबल एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और 145 करोड़ की ट्राइबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट योजना है। इन योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका, पशुधन,
सिंचाई और वन उपज के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इन दोनों योजनाओं में मिलाकर राज्य सरकार की हिस्सेदारी 8% है, जबकि बाकी का भुगतान केंद्र सरकार अलग अलग माध्यमों से करेगी। ऐसे में जब तक इन योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजे जाएंगे, तब तक केंद्र की तरफ से कोई राशि नहीं मिलेगी। यानी कि झारखंड के 14 ट्राइबल सब प्लान जिलों के 12 लाख आदिवासी परिवार इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। फिलहाल राज्य सरकार 2023-24 का बजट बनाने में जुटी है। ऐसे में सरकार के पास इन प्रस्तावों को केंद्र के पास भेजने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। झारखंड से चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए प्रस्तावित खर्च में से 3,546 करोड़ रुपए की बचत की है। ये एक ऐसी बचत है जिसके लिए सरकार की पीठ थपथपाने की बजाय उसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि इस बचत का मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए तय किए गए पैसे को खर्च ही नहीं कर पाई है। कर्नाटक अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना यानी ट्राइबल सब प्लान कानून के मुताबिक सरकार को अपने कुल बजट का 24.1% SC/ST के कल्याण पर खर्च करना होता है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 17.15% और ST के लिए 6.95% खर्चा प्रस्तावित होता है। साल 2017 से 2021 यानी 4 साल में कर्नाटक सरकार ने इस कानून के तहत 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से 1.33 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए और 1.30 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी SC/ST कल्याण पर औसत वार्षिक खर्च 26,050 करोड़ रुपए था। इस खबर के बाद राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राज्य विधान परिषद में कांग्रेस के नेता डॉक्टर डी थिमैया ने पूछा कि जब ये एक नियोजित बजट है तो बचत कैसे हो सकती है? क्या सरकार को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि पैसा खर्च हो? उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कल्याण छात्रावास हैं जहां उचित भोजन तक नहीं है, कई छात्रवृत्तियां जो समय पर छात्रों तक नहीं पहुंच रही है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, जैसा कि हमने आज देखा कर्नाटक में किस तरह से सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए जो पैसे खर्च करने थे उनमें 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बचत की। इससे पहले हमने थोड़े दिनों पहले तमिलनाडु की भी एक ऐसी खबर बताई थी कि 33 में से 13 योजनाएं ऐसी थी जिन पर सरकार ने 1 रुपया तक नहीं खर्च किया था। क्या वजह मानते हैं आप कि सरकार आदिवासी योजनाओं के लिए जो योजना जो बनाती है उनके लिए जो पैसे आवंटित होते हैं उनको खर्च नहीं कर पाती है? देखिए, एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये लापरवाही का मामला है जी। सिर्फ कर्नाटक नहीं, अभी झारखंड की भी आपने बात की जी। और दोनों ही जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लापरवाही है। और ये लापरवाही सरकार अगर ओवरऑल कहना चाहें, जो उस पूरे अमले में जो अफसर हैं, जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। और मज़े की बात ये है अनीता कि आप कर्नाटक और झारखंड की आज बात कर रही हैं, इससे पहले तमिलनाडु की आपने बात की, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, आप असम चले जाइए, आप राज्य के बाद एक दूसरे राज्य में चलते चले जाइए, चाहे वो सिंगल इंजन की सरकार है यानी कि गैर भाजपा की सरकार है, और चाहे वो डबल इंजन की सरकार है, जैसे मैंने असम का उदाहरण दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, कि वो सरकार है जहां पर बीजेपी सत्ता में है, वहां भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आप केंद्र की तरफ नजर डालेंगी तो केंद्र में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जब बजट एलोकेट होता है, केंद्र का जब बजट बनता है, उसके बाद एक ब्रेक दिया जाता है, बजट प्रेजेंट होता है, और उसके बाद फिर अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उन पर बहस होती है। इस दौरान क्या होता है कि जो संसदीय कमेटी होती हैं अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी हुई, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, समीक्षा करती है, और फिर वो रिपोर्ट संसद में पेश होती है। तो जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट सरकार को पेश की गई थी कमेटी की तरफ से, उसमें पता चलता है
कि 2021-22 के लिए 7,000 से घटाकर 5,000 करोड़ रुपया कर दिया गया था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट जिसको कहा जाता है उसको। लेकिन मजे की बात यह है कि आदिवासी मंत्रालय उस पैसे को भी खर्च नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ राज्यों का मसला नहीं है, ये मसला केंद्र सरकार का भी है। जी श्याम, जैसा कि आपने बताया कि रिवाइज्ड एस्टिमेट में उसको कम कर दिया गया और उसके बाद हमने देखा कि 2022-23 अगर हम पिछले बजट के मुकाबले देखें तो इस बार 12% से ज्यादा का खर्च जो है वो बढ़ाया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो क्यों, आपने कहा कि केंद्र भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्यों जिम्मेदार है? आज जैसा कि हम आपकी खबरों में लगातार पढ़ते हैं कि 40 से ज़्यादा मंत्रालय जो हैं वो इन विकास के कामों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। कमी नहीं दिखाई देती, बहुत कमी दिखाई देती है। और फिर मैं संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र करूंगा। संसदीय कमेटी एक तरह से शेडो कैबिनेट की तरह से काम करती है। वो अलग अलग मंत्रालयों के काम की समीक्षा लगातार करती रहती है और सरकार को फीडबैक भी देती है। सरकार को उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनके लक्ष्य से सरकार बहुत दूर खड़ी हुई है। उस पर पैसा खर्च जो होना है वो नहीं हो रहा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो पैसा खर्च होना चाहिए उसको अगर आप देखेंगे तो 2019 से लेकर 2021 के बीच में लगभग उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है, बल्कि कम किया जा रहा है। 2019 में अगर 20 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है तो 2021-22 आते आते वो 18 लाख पे आ जाती है, यानी कि 2 लाख कम स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। तो जाहिर है कि पैसा कम खर्च हुआ है, जबकि महंगाई बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि इन स्कॉलरशिप्स का मकसद यह होता है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है कि जिससे स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो। अगर स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम होगा तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, या तो स्टैग्नेंट है या घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है जो 2019 में खर्च किया जा रहा था, या उससे कम हो रहा है। तो ये इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है उस पर होने वाले पैसे खर्च को देखेंगे, उसके जो कवरेज का दायरा देखेंगे, उस पर भी संसदीय कमेटी सवाल उठा रही है। तो कई ऐसे राज्य हैं, जैसे मैंने कहा कि आप झारखंड की सरकार को आप दोष दे सकते हैं कि वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वो गंभीर नहीं है। लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक की आपने बात की, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। जम्मू कश्मीर का अगर आप उदाहरण लेंगे तो वहां पर केंद्र शासित अभी वो राज्य हैं। तो इन सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो जितना पैसा खर्च होना चाहिए आदिवासियों से जुड़ी हुई योजनाओं पे, चाहे वो उनके शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे उनके घर बनाने का सवाल हो, पक्के घर बनाने का सवाल हो, तो इन सारी योजनाओं के लिए जो पैसा एलोकेट होता है, एक तो कम एलोकेट होता है और उस पर भी जो पैसा एलोकेट होता है वो भी खर्च नहीं हो पाता है। और आमतौर पर आदिवासियों को दोष देकर आप बैठ जाते हैं कि साहब वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। श्याम, आपने बहुत सारी कमिटीज की रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये कमिटीज टाइम टू टाइम अपनी जब रिपोर्ट्स पेश करती हैं तो उसमें सरकार को एडवाइस भी देती हैं, सुझाव भी देती हैं कि ऐसा करना चाहिए, और उस पर फिर सरकार जो है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। लेकिन हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि सरकार की तरफ से एक कदम भी नहीं उठाया जाता, उस सुझाव के ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता। और जैसा कि, और उसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों या दूसरे विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य हों, हर राज्य का यही हाल है। अभी चुनाव आने वाले हैं देश में, हम लगातार देख रहे हैं कि आदिवासियों के मुद्दे किस तरह से उठ रहे हैं राज्य दर राज्य, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आने वाले हैं तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं। क्या है, आदिवासियों के जब चुनाव आ रहे हैं तब आप उनका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म है तो आप उन पर कोई काम नहीं करना चाहते? नहीं, मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चर्चा हो रही है, उससे भी अच्छी बात है। लगातार चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चर्चा क्या हो रही है? आप देखिए कि पिछले दिनों अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो चर्चा हो रही है, क्या वो चर्चा होनी चाहिए? धर्मांतरण मुद्दा बना हुआ है।
आप पहली बार आप देखेंगे कि आदिवासी आदिवासी से भिड़ा हुआ है, उसको आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। उसी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा इलाका है, बस्तर का इलाका है, जो माओवादी आंदोलन के प्रभाव में है, जहां विकास पहुंचाना एक चुनौती है। सरकार से विपक्ष उन सवालों पर सरकार को घेर सकती है, लेकिन वो ना करके धर्मांतरण को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में जब पेशा कानून की बात कर रहे हैं, 1996 का कानून है, जो जल जंगल जमीन जो संसाधन हैं, चाहे वो खनिज हैं, जो भी चीजें हैं आदिवासी इलाकों में, उनके फैसले करने के बारे में उनके बारे में जो निर्णय करना है, उसमें ग्राम सभाओं को शक्ति देता है वो कानून। और उस बारे में बात ना करके आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आदिवासी लड़कियों को बहका कर उनसे शादी कर ली जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन आदिवासियों के विकास पे कितना पैसा एलोकेट हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, इस पर अफसोस की बात यह है कि सत्ता दल जो होता है वो तो हमेशा कोशिश करेगा कि ध्यान इधर उधर जाए, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार की जवाबदेही तय करने का काम करने की बजाय जो इमोटिव इश्यूज हैं उन इश्यूज पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अगर आप धर्मांतरण पर चर्चा करते हैं, लेकिन आप इस सवाल पर जवाब नहीं देते कि जो आदिवासी अलग से अपनी जनगणना की मांग करते हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो ठोस मुद्दे हैं आदिवासियों से जुड़े हुए, उनके विकास से जुड़े हुए, उनको मुख्य धारा के करीब लाने से जुड़े हुए, वो मुद्दे अभी भी गायब हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संसदीय कमेटियों का जो काम है वो संसदीय कमेटियां कर रही हैं, उनको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, और वो बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स दे रही हैं, सरकार से सवाल पूछ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे आंकड़े मौजूद हैं, उन पर जिस तरह की बहस होनी चाहिए वो बहस नहीं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाम हमसे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर है पश्चिम बंगाल से। राज्य में संथाली भाषा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में कथित तौर पर अहमियत नहीं दिए जाने पर आदिवासियों ने विरोध जताया है। बुधवार को राज्य के 4 आदिवासी बहुल जिलों पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक आदिवासी संगठन भारत जकात माझी परगना महल ने 12 घंटे के चक्का जाम और प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद बुधवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक आदिवासी लोग सड़कों पर नजर आए। आदिवासियों ने रायसेन हांसदा के नेतृत्व में 9 मांगे उठाई। इन मांगों में संताली भाषा के लिए आदिवासी बहुल स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, वॉलंटियर्स शिक्षकों की पार्श्व शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने, प्रत्येक जिले में संथाली माध्यम के कॉलेजों की स्थापना, संथाली स्कूलों में विषय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति, सटीक समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण की मांग की गई है, और साथ ही साधु रामचंद्र मुर्मू विश्वविद्यालय में संथाली माध्यम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स चालू करने की मांग और इसी विश्वविद्यालय में संथाली नृत्य और गीत शुरू करने की मांग शामिल है। आदिवासी नेता रायसेन हांसदा ने कहा कि साल 2008 से संथाली माध्यम में पठन पाठन की शुरुआत हुई, लेकिन आज तक कोई पृथक संथाली शिक्षा बोर्ड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहीं एक और नेता विप्लव सोरेन ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमने रायसेन हांसदा से बात की और उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। रायसेन हांसदा जी, आपकी मुख्य मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहना कुछ ये है, हम लोग का दावी है से नंबर 1 सेपरेट संताली मीडियम एजुकेशन बोर्ड चाह रहा हूँ। दूसरा है प्राइमरी टू कॉलेज अप टू सफिशिएंट टीचर लगता है। थर्ड नंबर হচ্ছে डिस्ट्रिक्ट वाइज संताली मीडियम को
इस्टेब्लिश करना है। नंबर 4, 2006 फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट बिल इमीडिएट खारिज करना है। नंबर 5, थोड़ा ये है, एफआरसी कमेटी गठन करना चाहिए हम लोग। नंबर 5, इमीडिएट सारी धर्म कोड बिल विधानसभा में आना चाहिए। रायसेन जी, ये जो मांग है आपकी, क्या किसी अधिकारी से या सरकार से आपको कोई आश्वासन मिला है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। हम लोग को जो सरकार बहादुर को पास ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, विधानसभा में राज्यपाल जिन्हें है, शिक्षा मंत्री जो है, और मुख्यमंत्री जो है, उनका पास हम लोग का रिटन डिमांड जो था हम लोग, लेकिन 25 डिमांड हम लोग दिया था, लेकिन उसके बाद इसका कोई कर्णपात नहीं किया सरकार बहादुर। हम लोग का पास जो टीचर है, स्टूडेंट है, सांताला मीडियम चल रहा है पश्चिम बंगला में, मैंने जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में है सांताली मीडियम स्कूल, लेकिन टीचर सफिशिएंट टीचर नहीं है। कोई स्कूल में एक ठो करके प्रा टीचर है, कोई स्कूल में स्टूडेंट है लेकिन टीचर नहीं है। प्राइमरी से कॉलेज अप टू कॉलेज अवधि सफिशिएंट टीचर अभी तक नहीं है। 2008 साल से हम लोग का संताली मीडियम चल रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन हम लोग को इतना आंदोलन किए थे, आंदोलन करना हुआ, लेकिन कर्णपात नहीं दिया। आपातत यही हमारे पश्चिम बांग्ला में जो सरकार है अभी तक कर्णपात नहीं किया। रायसेन जी, आपको कितनी उम्मीद है कि इस आंदोलन के बाद आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? हम लोग तो ऐसा है, हम लोग आंदोलन में एक विश्वास है हम लोग का, एक बच्चा को विदाउट रोने से माँ दूध नहीं पिलाते हैं। इसलिए हम लोग का विश्वास है जो हम लोग जो दर्जा में जो रोकने से हम लोग का सरकार बहादुर के पास गए, लेकिन हम लोग का मैंने क्या बोलेंगे, मैंने हम लोग को डोंट केयर करके भेज दिए। इसलिए हम लोग का हम लोग का जो ये तो दावी था, उसमें हम लोग मैंने सब कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन जो डिमांड है शिक्षा एजुकेशन पर्पस में, इसको तो देना चाहिए। हम लोग तो नहीं चाहिए जो खाना पिलेंगे, हम लोग का सर्विस देंगे। हम लोग शिक्षा एजुकेशन के लिए हम लोग का आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पिछले कई दिनों से धर्मांतरण और आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस और राज्यपाल की तनातनी अभी खत्म भी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बचाव की मुद्रा में धकेल दिया है, क्योंकि राज्यपाल आरक्षण से जुड़े बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि राज्य के आदिवासियों में ये संदेश जाए कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल आरक्षण बिल को रोके हुए है। शायद इसीलिए बीजेपी ने बुधवार को घड़ी चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं राज्यपाल से जल्द ही आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। सोमवार को कांग्रेस ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली की थी। इस दौरान आरक्षण मामले को लेकर राजभवन और बीजेपी के खिलाफ जमकर शक्ति प्रदर्शन किया था।
जब छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है तो बता दें कि धर्मांतरण के मुद्दे पर नारायणपुर में हिंसा के बाद अब शांति कायम है। हालांकि कुछ संगठनों ने एक बंद का आह्वान किया था, लेकिन मोटे तौर पर अब पूरे इलाके में शांति बहाल हो गई है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरह से चौकन्ना है। बुलेटिन के दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, आदिवासी समुदायों के पास जंगल के संरक्षण के साथ साथ औषधीय पौधों, फूलों, फलों, पत्तों और जड़ों का खूब ज्ञान होता है। ये ज्ञान आदिवासियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक तरीके से मिलता है। क्या आपको लगता है कि इस ज्ञान को लिखे जाने की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 92% लोगों ने माना कि इस ज्ञान को लिखे जाने की जरूरत है। वहीं 6% लोगों ने कोई जरूरत नहीं है का ऑप्शन चुना, जबकि 2% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। अब आपको बता देते हैं कि हमने आपसे ये सवाल क्यों पूछा था। हमने आपको हाल ही में छत्तीसगढ़ के मशहूर वाटरफॉल चित्रकोट के पास के जंगल में कई तरह के औषधीय पौधे और पेड़ दिखाए थे। साथ ही हमने आपको एक आदिवासी वैद्य से भी मिलवाया था जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। इससे पहले भी हम लगातार आपको आदिवासियों के दवाइयों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के बारे में बताते रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रमों में इस बात पर लगातार जोर दिया है कि इस ज्ञान को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारी बातें कुछ हद तक नीति बनाने वालों तक पहुंच रही है। कल यानी बुधवार को नागपुर में चल रही साइंस कांग्रेस में पहली बार इस मसले पर चर्चा हुई। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे उरांव जनजाति की परंपरागत संस्था धुमकुड़िया के बारे में। धुमकुड़िया को उरांव जनजाति के बीच एक पारंपरिक और सामाजिक शैक्षणिक संस्थान कह सकते हैं। भारत के लगभग हर आदिवासी समुदाय में इस तरह के संस्थान जरूर मिलते हैं। मसलन गोंड आदिवासियों में गोटुल है तो नागालैंड के आदिवासियों में मोरुंग नाम की संस्था मिलती है। कई आदिवासी संस्थाओं की तरह ही धुमकुड़िया के बारे में भी गैर आदिवासी लोगों में कई तरह की गलत या आधी अधूरी जानकारी मिलती है। धुमकुड़िया उरांव आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ये संस्थान सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान के सृजन का केंद्र है। अगर आप उरांव आदिवासी दर्शन, सामाजिक बनावट और रिश्तों को समझना चाहते हैं तो आपको धुमकुड़िया के बारे में समझना ही चाहिए। ये संस्था उरांव समाज के पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था और उससे भी जरूरी जीने की कला सिखाता है। धुमकुड़िया में समाज और परिवार के अलावा पर्यावरण और परिवेश से जुड़ा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। लेकिन वक्त के साथ उरांव समुदाय का ये संस्थान लुप्त होने लगा। अच्छी बात यह है कि अब एक बार फिर से उरांव समुदाय में इस संस्थान के महत्व को समझा जा रहा है। उरांव इलाकों में धुमकुड़िया भवन बनाए जा रहे हैं। अब उरांव जनजाति की नई पीढ़ी अपने इस संस्थान के इतिहास को समझ रही है और धुमकुड़िया में एक बेहतर भविष्य की चर्चा भी हो रही है। तो ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, अपने इलाके की कोई खबर हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात, मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।